हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, मेगा पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए ये सीरीज अभी हमने स्टार्ट किया है और इसके अंदर आपके साथ 2021 से 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल है उनको आपके साथ सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के ढेर सारे सवाल आज आपके साथ डिस्कस होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सारे सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके काफी सारे जो सवाल हैं वो एज इट इज कॉमर्स के एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। आइए फटाफट से लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस सेशन। तो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। तो आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको करनी है केवल प्रैक्टिस तो आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन पास है बट डिस्काउंट्स काफी ज्यादा हैं, तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कीजिएगा। डिटेल्स हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। चलिए जी, तो यहाँ पे सवाल है, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर इंपॉर्टेंट मैनेजरियल टूल्स एंड हेल्प द फर्म टू नो। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जी, और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट मैनेजरियल टूल्स हैं जो कि हमें मदद करते हैं किस चीज में, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो जी, ये आपके जो टूल्स हैं इनसे आपको क्या जानकारी मिलती है? क्या लिक्विडिटी पोजीशन की जानकारी मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आपको आपके करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज को देखते हैं, आप कैश को देखते हैं मेन, तो लिक्विडिटी तो पता चलेगी। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी आप वर्किंग कैपिटल के चेंज को देखते हैं तो बिल्कुल पता चलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, हाँ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं जी। और फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट में आप सोर्सेज और एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन में लिखते हैं कि कौन सा आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। ऐसे ही आपका डिविडेंड पेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसे शो किया जाता है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी इसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में एज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड शो किया जाता है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो आपने बाहर से लिया, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कैश फ्लो में, और फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसे एज एन सोर्स ऑफ फंड शो किया जाएगा जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनली तैयार करेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको इन स्टेटमेंट से पता चल ही जाएंगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहां पे सवाल है जी, सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जब आप करेंगे, बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप यहां पे टेक्निक लगाने वाले हैं, तो उसके अंदर आप क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन्हें सही सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो जल्दी से इन स्टेप्स को रीड करते हैं और कोशिश करते हैं सीक्वेंस में अरेंज करने की। तो प्यारे दोस्तों, सारी चीजें आप घर से रट कर नहीं आ सकते। आपको बहुत सारी चीजें जो हैं आपको उसी मूवमेंट पे दिमाग लगाना होगा और अपना आंसर मार्क करना होगा। तो पहला आपको दिया, एस्टेब्लिशिंग द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। और आप देख रहे हैं कि सभी ऑप्शंस में सबसे पहले तो ए ही आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपका यही आएगा, तो इसको लेकर दिमाग मत लगाना। ड्रॉइंग अप ब्रेक इवन चार्ट्स which establish the point at which sales start to produce profit, ब्रेक इवन चार्ट बनाने की बात हो रही है। वर्किंग आउट पीवी रेशियो बाय कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन एज अ प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स रेवेन्यू, तो फिर अब पीवी रेशियो की बात हो रही है। और अब बी और सी पढ़ने से मुझे यह पता चल गया कि पीवी रेशियो पहले निकलेगी और पीवी रेशियो का इस्तेमाल करके ही हम ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो सी पहले आएगा और बी बाद में आएगा। Determine the cumulative effect of each product on profitability to assess the effect of change in the product mix. तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की कुछ असेस की बात चल रही है और मैं इस पे ज्यादा गौर नहीं करूंगा क्योंकि डी मेरा सबसे सब में हमेशा लास्ट में ही आ रहा है, तो ये इसको मेरे को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। Calculating the relation between sales volume and sales revenue by actual or assumed unit prices. तो सेल्स वॉल्यूम और सेल्स रेवेन्यू जो है उसको आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है और उनके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। सेल्स वैल्यूम और सेल्स रेवेन्यू के बीच में जो रिलेशन होगा उससे आपको बेसिकली क्या निकलेगा, अपना सेलिंग प्राइस तो निकलेगा आपको, है ना जी। आपका सेल्स का वॉल्यूम आ गया कि आपने कितने यूनिट्स यहाँ पे बेचे, और रेवेन्यू आ गया टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपका बेसिकली क्या निकलेगा, आपका सेलिंग प्राइस ही निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस भी बेसिकली हमें शुरू में ही निकालना है। तो अगर आपको सेल्स की जानकारी पहले होगी तभी आप सेल्स और कॉस्ट की जानकारी से अपना कंट्रीब्यूशन और अपना पीवी रेशियो निकाल पाएंगे। तो ये जानकारी हमें सबसे पहले होनी चाहिए। तो ई सबसे पहले आएगा, सेल की जानकारी होगी, फिर ही पीवी रेशियो निकलेगी और फिर ही ब्रेक इवन चार्ट बनेंगे।
तो ए पहले है, फिर ई है आपका, फिर सी है, फिर बी है, फिर डी है, और ये सीक्वेंस मुझे देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 4 में। सो दैट इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये जो सवाल है ये इस किताब से पूछा गया था, तो आप ये किताब, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारी किताबें जो मैनेजमेंट टेक्निक से जुड़ी हुई हैं उन सभी को पढ़ लें, तो आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सवालों को सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए जी, अगला सवाल है, ऐसे सवाल आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं तो इस सवाल में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन दी गई है 2 सालों की, 2018-19 की, सेल्स और प्रॉफिट लॉस आपको दिया गया, आपको पीवी रेशो निकालनी है। तो बहुत बहुत आसान सवाल है। पीवी रेशो निकालने का एक सीधा फॉर्मूला आपके पास होता है। क्या फॉर्मूला होता है? पीवी रेशो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो बस ये चीज आपको करनी थी, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स कर दो। प्रॉफिट में कितना चेंज आया? पहले 3 लाख नेगेटिव था, अब 7 लाख हो गया, तो यानी कि 10 लाख का चेंज आया, 10 लाख से बढ़ गया। सेल कितने से बढ़ी आपकी? 32 से यहाँ पे 57 हो गई, तो 25 लाख का चेंज लग रहा है मुझे, तो 25 लाख का चेंज है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, 10/25 हो गया, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये आपका 40% निकल कर आ गया पीवी रेशो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी, तो यहां पे सवाल है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस फॉर्मूला इन्वॉल्व्स व्हिच फाइनेंशियल एलिमेंट्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द अर्निंग पावर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू पॉइंट एनालिसिस के अंदर हम कौन से फाइनेंशियल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर, प्रॉफिट मार्जिन, सेल टर्नओवर, एसेट यूज एफिशिएंसी, एसेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर, एसेट टर्नओवर एंड सेल्स टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्यारे दोस्तों, ड्यू पॉइंट एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम अपना जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसे और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी सीधा सीधा नेट इनकम बाय इक्विटी आपका हो सकता है, बट हम इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से ये रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो हम इसे 3 चीजों के अंदर बांट देते हैं। किन 3 चीजों में? नेट इनकम बाय सेल्स, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा आ गया? प्रॉफिट मार्जिन आ गया। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? यहां पे आ गया आपका सेल्स टर्नओवर, कैसे आप एसेट्स को इस्तेमाल कर रहे हो सेल्स जनरेट करने में। और तीसरा आपका जुड़ा हुआ है कि आपका कितना इक्विटी और एसेट्स के बीच में रिलेशनशिप है, यानी कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो कितना है, इसको लेकर आपका तीसरा यहाँ पे जो मेट्रिक है वो निकल कर आता है। तो आपके जो तीनों मेट्रिक हैं, डेट इज प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर, वो हमें देखने को मिल रहे हैं सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, आगे सवाल है, मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। और देखो, इस सवाल में लिखे तो हुए हैं इंड एएस, बट मैचिंग करनी है नॉर्मल एएस से। तो सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ एग्जामिनर ने कर दी है, बट उसे लगा होगा कि आप तो पकड़ ही लेंगे, आप तो पहचान ही लेंगे। चलो जी, AS2 हमारा जुड़ा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से, AS11 जो है वो हमारा जुड़ा है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट से, तो A2 है, B3 है, आपका C जो है 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैच हो जाएगा, और AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन से मैच हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, और आपकी करेक्ट मैचिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर बन जाएगी। चलिए जी, तो अगला सवाल है, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीरो बेस बजटिंग आर। तो जीरो बेस बजटिंग आप समझते हैं कि आप स्क्रैच से बजट तैयार कर रहे हैं, तो इसके कौन से सेलिएंट फीचर्स होंगे, ये सवाल हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। इट इज अ डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल बजटिंग और जीरो बेस बजटिंग को कंपेयर करते हैं, तो ट्रेडिशनल बेस बजटिंग को कहा जाता है ये अकाउंटिंग ओरिएंटेड अप्रोच है, इसमें केवल खर्चों की अकाउंटिंग करते हैं। जीरो बेस बजटिंग में हम डिसीजन लेते हैं, इट इज अ डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच। तो आपका जीरो बेस बजटिंग के लिए ए करेक्ट हो जाएगा, और साथ ही मुझे ऑप्शन डी में दिख रहा है अकाउंटिंग ओरिएंटेड अप्रोच, ये आपका गलत हो जाएगा, ये जीरो बेस बजटिंग का नहीं, ये ट्रेडिशनल बजटिंग का फीचर है। The decision unit is broken into understandable decision packages which are ranked according to the importance. तो जब हमें जीरो बेस बजटिंग में डिसीजन लेने होते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिसीजन यूनिट्स में बांट देते हैं, और फिर पैकेजेस बनाए जाते हैं, डिसीजन पैकेजेस बनाए जाते हैं। ये जो पैकेजेस हैं इनके ऊपर पैसे एलोकेट होने, अमाउंट एलोकेट होना है, और इन पैकेजेस को इनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पहले हम एलोकेशन देंगे, फिर उसके बाद वाली को बाद में एलोकेशन देंगे। तो ऐसा इसमें रहता है, तो बी आपका करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द मैनेजर ऑफ द डिसीजन यूनिट। तो जो मैनेजर है डिसीजन यूनिट का, उसकी जिम्मेदारी यहां पे बढ़ जाती है, उसे अपनी डिसीजन यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में डिसीजंस लेने होते हैं,
उसे यहाँ पे अपनी जो एलोकेशन है उसे जस्टिफाई करना होता है, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मैनेजर की हो जाती है डिसीजन यूनिट के। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी सी ओ तो हमारे करेक्ट बन ही रहे हैं, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। पॉइंट ही आपसे कह रहे टॉप मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाई अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी शुड बी स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर डिसीजन यूनिट। तो ऐसा जीरो बेस्ड बजटिंग में नहीं होता, ऐसा ट्रेडिशनल बजटिंग में होता है। जीरो बेस्ड बजटिंग में तो हर यूनिट जो है अपने आप में अपने आप को जस्टिफाई करती है, उसका जो मैनेजर है वो जस्टिफाई करता है कि इसको पैसे एलोकेट होनी चाहिए, और उसके बेसिस पर रैंकिंग के बाद ही आपकी एलोकेशन की जाती है। तो ए बी और सी ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे हमारे पास सवाल है, द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑफ रिजॉल्विंग अनसर्टेनिटी बाय चूजिंग द सॉल्यूशन दैट लीड्स टू द लोअर अमाउंट ऑफ इनकम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि आपकी कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा आपको कहता है कि अगर आपको दो ऑल्टरनेटिव में चूज करना हो तो आप वो ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे जिसमें आपकी इनकम कम आ रही हो। तो हम सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म की, कि आपको कंजर्वेटिव रहना है, आपको जो आपके लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, उनको ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाना है, आपकी जो इनकम्स है, गेन्स है, उनको कम से कम दिखाना है। जब तक 100% श्योरिटी ना हो जाए तब तक इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बट खर्चों के लिए प्रोविजन आप पहले ही बना लेते हैं। तो ऐसा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमसे बोलता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, मास्टन कंपनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹50 per unit. Its fixed cost total ₹15,000 and variable cost amount to ₹20 per unit. If management reduces the sales price of this product by ₹5 per unit, the sales volume needed for the company to break even will. तो प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना है कि हमारे पास यहाँ पे जो मास्टन कंपनी है उसको ब्रेक इवन पॉइंट में कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा अगर वो अपना सेलिंग प्राइस 50 से घटाकर 45 कर देती है, 5 पर यूनिट से घटा रही है, तो यानी कि वो यहाँ पे 45 कर रही है। आपको निकालने की ब्रेक इवन पॉइंट में क्या चेंज आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पहली बात तो इंक्रीज होगा, अनचेंज तो नहीं रहेगा, तो ये वाला तो गलत है, फोर्थ वाला ऑप्शन तो पहले तीन में से ही चूज करना है। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा कि पहले कितना था ब्रेक इवन पॉइंट और बाद में कितना है ब्रेक इवन पॉइंट, और इसके हिसाब से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे रुपी टर्म्स में आंसर निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको रुपी टर्म्स में, वैल्यू टर्म्स में चाहिए। तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, उसका फॉर्मूला आपके पास रहता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, पीवी रेशो को कंप्यूट कीजिए दोनों केसेस में, फिर आप इसमें पुट कीजिए फॉर्मूला में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्टली अपना पीवी रेशो फॉर्मूला में ही कंप्यूट कर लेते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें दोनों केस में 15,000 ही दे रखा है, ठीक है जी। और पीवी रेशो निकालने की कोशिश करता है फॉर्मूला के अंदर ही। पीवी रेशो आपका क्या होता है जी, पीवी रेशो आपका होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। परसेंटेज टर्म्स में निकालना हो तो 100 कर लेते हैं, बट यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे फिर दोबारा से उसे 100 से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम एक बार ही कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स ही लिख लेते हैं। हम लंबा जो है लॉन्ग कट नहीं लगाएंगे, हम शॉर्टकट ही फॉलो करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स हमारा यहाँ पे कितना हो गया, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स हमारे पास यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल हमारे पास यहाँ पे कितना होने वाला है, इनिशियल वाले केस में 50 सेल प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट हमारा 20 है, तो कंट्रीब्यूशन इनिशियली 30 हो जाएगा और सेल प्राइस हमारा 50 है। परसेंटेज टर्म्स में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि दोबारा से वापस उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। और ऐसे ही नए वाले केस में भी 15,000 और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा 45 माइनस 20, यानी कि 25 कंट्रीब्यूशन आएगा डिवाइडेड बाय 45। तो आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर निकल कर आता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख के थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। इसको ऐसे लिख लेते हैं और इस वाले को भी ऐसे लिख लेते हैं, 15,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 25। तो सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारे पास जो निकल कर आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 25,000 निकल कर आएगा। और इधर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इधर हमारे पास अगर आप इसे कट करेंगे 25 को 15,000 से आप सीधा भी कट कर सकते हैं, ये 600 आपका निकल कर आएगा। पर ये 600 आ तो गया, पर अब 600 से इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो 45 इंटू 6 करते हैं, कितना आता है, 6 5 से 30, 6 4 से 24 और ये 3 27,000 ये निकल कर आ गया। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इंक्रीज हो गया जी, इंक्रीज हो गया ब्रेक इवन पॉइंट ₹2,000 से, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का
बन जाएगा। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी थी, ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना था दोनों केसेस के अंदर, और उसके बेसिस पे आप अपना आंसर यहाँ पे सीधा सीधा निकाल सकते थे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इफ द कंपनीज करंट रेशियो डिक्लाइंड इन अ ईयर ड्यूरिंग विच इट्स क्विक रेशियो इंप्रूव्ड। तो बोल रहे हैं कि आपकी करंट रेशियो कम हो गई बट आपकी क्विक रेशियो इंप्रूव हो गई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो में फर्क क्या आता है? करंट रेशियो के अंदर आप करंट एसेट्स लेते हैं और क्विक रेशियो के अंदर आप क्विक एसेट्स लेते हैं, लिक्विड एसेट्स लेते हैं। तो करंट एसेट्स में से आप कुछ चीजें निकालते हैं, जैसे कि आपका जो स्टॉक है और जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको घटाते हैं, तो आप क्विक एसेट्स पे पहुंचते हैं। तो सवाल का कहने का मतलब है कि करंट एसेट्स तो आपके कम हुए बट क्विक एसेट्स आपके यहाँ पे बढ़े हैं। तो करंट एसेट्स आपके कम हुए, क्विक एसेट्स बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेकर ही आपको यहाँ पे अपना जो आंसर है उसे मार्क करना रहेगा। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इन्वेंट्री इज इंक्रीजिंग, इन्वेंट्री इज डिक्लाइनिंग, रिसीवेबल्स आर बीइंग मोर collected more rapidly, receivables are being collected more slowly। तो receivables का तो कोई रोल नहीं है, इन इन्वेंट्री का ही यहाँ पे रोल है जिसको आपको यहाँ पे अकाउंट फॉर करना है। तो अगर आपकी करंट रेशो कम हो रही है, क्विक रेशो बढ़ रही है, तो इसमें आपका स्टॉक का डिफरेंस आता है। करंट रेशो आपकी क्यों घट सकती है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्टॉक है हो सकता है वो यहाँ पे आपका घट रहा हो, इन्वेंट्री आपकी यहाँ पे डिक्लाइन कर रही हो, तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री डिक्लाइन कर रही होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इन्वेंट्री डिक्लाइन करेगी तभी आपकी जो करंट रेशो है वो यहाँ पे डिक्लाइन कर जाएगी, और क्विक रेशियो पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्विक रेशियो आपकी इंप्रूव यहाँ पे कर सकती है। चलिए यहाँ पे सवाल है, नोबेल लॉरेट रॉबर्ट शिलर एडवोकेट्स प्राइस अर्निंग रेशियो बेस्ड ऑन। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है। अब जो हमारे नोबेल लॉरेट है पीई शिलर, उन्होंने किस हिसाब से कहा कि आपको अपनी पीई रेशियो यहाँ पे निकालनी चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे आपको अपनी साइक्लिकली एडजस्टेड 10 ईयर अर्निंग्स के बेस पे अपनी पीई रेशियो निकालनी चाहिए, यानी कि प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग आप कर रहे हैं, तो आपकी जो अर्निंग है उसमें आपको 10 ईयर्स की अर्निंग लेनी चाहिए, एवरेज अर्निंग आपको पिछले 10 ईयर्स की लेनी चाहिए, और उसमें भी आपको साइक्लिकली एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि आपको इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट उसके अंदर करके चलनी चाहिए। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे हमें बताया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट नंबर 1 हमें कह रही है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो indicates how many times fixed interest charges are earned based on the earnings available to pay these expenses। तो पहली स्टेटमेंट हमें कह रही है कि आपकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो हमें ये बताती है कि कितने टाइम्स आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस को अर्न किया है कंपेयर टू योर अर्निंग्स। तो लेट्स सपोज हमारी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पे 10 लाख है बिफोर इंटरेस्ट, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख है। तो हमें पता चल रहा है कि हमारी जो अर्निंग है दे आर 10 टाइम्स दैट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने अपने इंटरेस्ट को 10 टाइम्स यहाँ पे कवर कर लिया है। तो हमारी जो यहाँ पे अर्निंग्स है दे आर 10 टाइम्स द इंटरेस्ट, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो 10 टाइम्स हमारा यहाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल कर आया, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अच्छी बात यहाँ पे हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट डाले गए, 1 माइनस द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो indicates how far earnings could decline before it would be impossible to pay the interest charges from current earnings। तो मेरे को ना अभी 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहीं तक बात थोड़ी समझ में आ रही है, आगे वाला भी नहीं समझ में आ रहा। तो पहले इसी को समझते हैं। 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 10 टाइम्स आया था। 1 माइनस रेसिप्रोकल यानी कि 1/10, तो ये मेरे पास 9/10 निकल कर आ गया। 0.9 इसे लिख सकता हूं, 90% इसे लिख सकता हूं, ऐसा कुछ आ रहा है। इंडिकेट्स हाउ फार द अर्निंग कोड डिक्लाइन, कि मेरी अर्निंग और कितनी गिर सकती है जब मेरे लिए इंपॉसिबल हो जाएगा कि मैं अपने इंटरेस्ट चार्जेस को पे कर सकूं अपनी अर्निंग से। तो 90% निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट कह रही है कि मेरी अर्निंग्स 90% तक गिर सकती है। मेरी अभी 10 लाख अर्निंग है, 90% गिर जाएगी यानी कि 9 लाख गिर जाएगी, तो केवल 1 लाख रह जाएगी, और उतनी ही हो जाएगी जितने से मैं अपनी इंटरेस्ट अर्निंग्स को पे कर सकता हूं। इससे ज्यादा अगर वो डिक्लाइन कर गई तो मैं अपनी इंटरेस्ट चार्जेस को यहां पे पे नहीं कर पाऊंगा अपनी अर्निंग से।
तो कहीं ना कहीं मेरे को 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये 90% यही बता रहे हैं कि 90% तक आपकी अर्निंग गिर सकती है और आप अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, बट अगर इससे ज्यादा डिक्लाइन हुआ तो फिर आप अपना इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखी गई थी, और अगर आप वहां पे दिमाग लगा पाते पेपर के अंदर कि हाँ कुछ ऐसा कहने की बात हो रही है, तो आप इस स्टेटमेंट को भी सही टिक कर पाते। फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है अभी ऑप्शन नंबर 1 ही है। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 आपकी दोनों यहाँ पे सही है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर फास्ट चेंजिंग द अकाउंटिंग इकोसिस्टम। तो अकाउंटिंग इकोसिस्टम को कौन सी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आपकी चेंज कर रही हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये सवाल थोड़ा सा करंट ट्रेंड के ऊपर हो गया, और यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग। तो वैसे तो मैं लिंक करना चाहूं तो सभी को अकाउंटिंग इकोसिस्टम से लिंक कर सकता हूं। अब मुझे नहीं मालूम हो रहा कि किस ओरिएंटेशन से सवाल पूछा गया है। ये सवाल में थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी वीकनेस देखने को मिल रही है। और यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी अब हम अकाउंटिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, ईआरपी सिस्टम्स तो होते ही होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, रोबोटिक्स भी आप अकाउंटिंग में डिप्लॉय कर सकते हैं कि रोबोट्स खुद ही आपकी जो अकाउंटिंग है उसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं, आपकी बैलेंस शीट खुद ही बना देते हैं। मशीन लर्निंग, आपकी जो मशीन्स हैं वो खुद से इतनी समझदार हो गई हैं कि सारा काम खुद से करने लग गई हैं, सारा अकाउंटिंग का काम आपका खुद से हो जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अकाउंटिंग इकोसिस्टम को तो चेंज कर ही रही हैं। बट इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर दिया है वो मैं आपको बता देता हूं, इट इज ऑप्शन नंबर 4, ए सी एन ई। आपको 3 चूज करना है और इन्होंने ए सी और ई को यहाँ पे चूज किया है। आई थिंक इस सवाल को लेकर आपको ज्यादा टेंस नहीं होना चाहिए, इस सवाल का कोई बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी अंडरलाइंग असम्पशंस ऑफ सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आर इक्वल। तो सीवीपी एनालिसिस बेसिकली आपकी मार्जिनल कॉस्ट वाली एनालिसिस है। तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम ये एज्यूम करते हैं कि आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड दोनों बराबर है। कॉस्ट इनपुट एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड आर लीनियरली रिलेटेड। यहाँ पे जो हम लीनियर रिलेशन एज्यूम करते हैं वो कॉस्ट और रेवेन्यू का करते हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसे कर्व्स बनाते हैं, आपका कॉस्ट कर्व ऐसे बन रहा होता है, रेवेन्यू कर्व ऐसे बन रहा होता है। तो ये लीनियर फॉर्म में बन रहे होते हैं, इनपुट और आउटपुट का तो नहीं, ये कर्व्स का होता है। तो फिलहाल इसे स्किप करते हैं। सेल प्राइस एंड सेल्स मिक्स रिमेन कांस्टेंट। हम ये मानकर चलते हैं कि आपका जो सेल प्राइस है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा मानकर चलते हैं। जीरो बेस बजटिंग अंडरलाई कॉस्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन। तो जीरो बेस बजटिंग तो इसके अंदर नहीं आता है, जीरो बेस बजटिंग तो बिल्कुल अलग हो गया। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट। तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और पर यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है और पर यूनिट का जो सेल प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी एज्यूम करते हैं। तो ए, सी और ई जो है आप चूज कर सकते हैं, आपको 3 ही चूज करने हैं यहाँ पे, और इसीलिए आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या फिर लीगल फ्रेमवर्क। देखो, हमारी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं वो हमारे अकाउंटेंट्स को गाइड करते हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ पे अकाउंटिंग करना है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि अगर किसी चीज का ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा तो इनके अकॉर्डिंग हम वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमें बताते हैं कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं ये सब्जेक्टिविटी को खत्म करने के लिए बनाए गए, ना कि बढ़ाने के लिए। रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत कन्वीनियंस हो जाती है क्योंकि इनसे पता लग जाता है। लीगल फ्रेमवर्क तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग तो नहीं है। स्टैंडर्ड्स वगैरह तो हमारी कंपनीज को फॉलो करने होते हैं, बट ये ऐसे बाइंडिंग नहीं होते। तो कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग है और प्रैक्टिसेबिलिटी है, और इनमें से जो बेहतर एप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ये प्रैक्टिकेबिलिटी के बेसिस पे बनाए गए कि हमारे जो अकाउंटेंट है उनको अकाउंटिंग को प्रैक्टिस में लेकर आना है। और जब आप अकाउंटिंग को प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए जो कि आपको गाइड करें, ताकि आप अपना अकाउंटिंग का काम कर सके। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेबिलिटी पे बेस्ड है, हमारी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस जो है उसको गाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहां पे बनेगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई इन इट्स प्रोडक्शन यूनिट। Each unit of X and Y takes 5 hours and 10 hours as production time respectively. 1000 units of X and 600 units of Y were produced in a month. Actual man hours in this production were 10,000. Yearly budgeted hours are 96,000. The activity ratio is going to be.
तो इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपको एक्टिविटी रेशो का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो देखो जी, इसका फॉर्मूला जो है ना वो बहुत ही सीधा है। आपको फॉर्मूला लगाना है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, और ये आपका एक्टिविटी रेशो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो हमारे केस में बजटेड आवर्स तो हमें सीधे सीधे 96,000 के बता दिए, और हमारे जो स्टैंडर्ड आवर्स है वो कितने होने वाले हैं। स्टैंडर्ड के लिए हमें यहाँ पे जानकारी दी है कि एक्स का 1 यूनिट बनाने में आपको 5 घंटे यहाँ पे लग जाते हैं, और 1 महीने के अंदर आप जो है 1000 यूनिट जो है उसके तैयार करते हैं। और 1 साल के अंदर आप कितने करेंगे, 1 साल के लिए हमें इसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 यूनिट 1 महीने में है, तो साल भर में 12,000 यूनिट हो जाएंगे, और इनको लगेंगे कितने घंटे, इंटू 5 कर देंगे। और ऐसे ही अगर हम वाई की बात करें तो 600 1 महीने में बनते हैं, तो पूरे साल के अंदर आपके कितने बनेंगे, पूरे साल के अंदर आपके 7200 600 इंटू 12 बन जाएंगे। और एक को बनाने में हमारे पास लगता है 10 घंटे। तो यहाँ पे आपका जो इसका टाइम है वो निकल कर आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे इट कम्स आउट टू 1,32,000। हमारे जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन है उसका स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे हमारे बजटेड आवर्स से, तो इसको हम 96,000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, 137.5%। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है, कंपटीशन ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट्स शुड बी बेस्ड ऑन। तो आपके जो ओवरहेड के अब्जॉर्प्शन के रेट होते हैं वो किस पे कंप्यूट किए जाने चाहिए। देखो, हमारे पास जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो काफी सारे खर्चे होते हैं, कुछ तो डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं, और कुछ खर्चे हमारे थोड़े से इनडायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पेन की प्रोडक्शन कर रहा हूं और वो फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली हुई है, तो जो रेंट का खर्चा है वो मेरा एक इनडायरेक्ट खर्चा हो गया, जिसको मुझे एक पेन पे यहाँ पे अब्सॉर्ब कराना है। तो मुझे एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो उस पेन में पेन का जो प्लास्टिक है, इंक है, ये सब चीजें तो आएंगी, बट पेन जिस फैक्ट्री में बन रहा है उसका रेंट भी इसके अंदर आना चाहिए। तो अब ये सवाल उठता है कि कितना रेंट मैं इस पेन की कॉस्ट में यहाँ पे ऐड कर दूं, कितने ओवरहेड जो है मैं इस पेन की कॉस्ट में अब्सॉर्ब करा दूं, ताकि मैं अकॉर्डिंगली अपना प्राइस वगैरह जो है वो भी डिसाइड कर सकूं। तो ये मेरे को किसके बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए, मेरे को देखना चाहिए कि मैं पेन कितने बना सकता हूं। मेरे को यहाँ पे लेट सपोज मैं देखता हूं कि मैं 1 महीने में 10,000 पेन बना सकता हूं, और मेरा जो रेंट का खर्चा है वो यहाँ पे 1 लाख है। ठीक है, मैं नॉर्मली 10,000 पेन बनाता हूं, और यहाँ पे 1 लाख का रेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि 10 रुपए जो है ना वो मैं हर पेन पे रिकवर कर लेता हूं मेरे रेंट के। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मैं 10,000 पेन बना लेता हूं, तो व्हाट इज दिस 10,000, क्या ये मेरी 10,000 मैक्सिमम कैपेसिटी है। देखो, पेन बनाने को मैं बनाना चाहूं यहाँ पे 20,000 भी बना सकता हूं, तो 20,000 पेन मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, बट इतने मैं बनाता नहीं हूं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी के बेसिस पे मुझे ओवरहेड को अब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए। और देखो, हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो पूरी की पूरी कभी यूटिलाइज नहीं हो पाती। जैसे मेरे पास जो मशीनें लगी हुई हैं वो 20,000 पेन बना तो सकती हैं, बट साल भर मशीनें ऑपरेशन में नहीं रहती, कुछ समय लगता है उनकी रिपेयर मेंटेनेंस के दौरान, कभी सेटिंग अप में समय लगता है, कभी छुट्टियां भी रहती हैं। तो अगर मैं वो सब समय घटा दूं तो मेरे को निकल कर आता है कि हाँ, 20,000 तो नहीं, मैं 15,000 प्रैक्टिकल कैपेसिटी है उतने पेन बना सकता हूं। बट क्या मैं 15,000 नॉर्मली बनाता हूं, नहीं, मैं 15,000 भी नहीं बनाता। मैं बनाता हूं पेन नॉर्मली कितने, 10,000 बनाता हूं, क्योंकि मेरी जो सेल एक्सपेक्टेंसी है वो इसी के अराउंड रहती है, और मैं इतना ही काम करता हूं ताकि मैं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस ना कर लूं। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, जितनी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उतनी ही मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करता हूं, एंड दिस 10,000 इट बिकम्स माय नॉर्मल कैपेसिटी। तो मेरे को जो ओवरहेड को अब्सॉर्ब कराना चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन माय नॉर्मल कैपेसिटी। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर लेट सपोज मैं 20,000 के बेसिस पे अब्सॉर्ब कराना शुरू कर दूं, मैं कहूं कि जो 1 लाख अब्सॉर्ब कराना है वो 20,000 पेन पे कराना है, तो फिर एक पेन पे मैं कितने रिकवर करना शुरू करूंगा, मैं 5 रुपए रिकवर करना शुरू करूंगा रेंट का एक पेन पे। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं कम रिकवर करूंगा, और अल्टीमेटली मेरा जो यहाँ पे खर्चा होगा वो ज्यादा हो जाएगा। देखो, अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने 20,000 पे रिकवर तो कर लिया, बट मेरे पेन बिके कितने, मेरे 10,000 ही बिके। तो 10,000 ही बिके, तो यहाँ पे मेरे पास 10,000 पेन पे 5 रुपए के हिसाब से रिकवर कितना हुआ होगा, 50,000 ही रिकवर हुआ होगा। तो रिकवर 50,000 हुआ और एक्चुअल 1 लाख का खर्चा हो गया, तो कितना ज्यादा वेरिएंस इसके अंदर आ गया। इसीलिए मेरे को जो ओवरहेड को अब्सॉर्ब कराना चाहिए दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी ओनली। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, नॉट 1, 2 एंड 3। चलिए, अगला सवाल है, ऑपरेटिंग बजट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कॉल्ड एज डैश बजट एंड डैश बजट।
देखो मेरा जो ऑपरेटिंग बजट होता है ना, वो बेसिकली क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि जो मैं ऑपरेट करूंगा बजट है, यानी कि जो मैं अगले साल में या नेक्स्ट पीरियड में जो अपने ऑपरेशन करूंगा, उसमें मेरा क्या नफा क्या नुकसान रहेगा, क्या रेवेन्यू क्या एक्सपेंस मेरे पास रहने वाला है। दैट इज माई ऑपरेटिंग बजट फॉर द अपकमिंग पीरियड, अपकमिंग ईयर। अब इसके अंदर ना दो बजट और बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे वो आपको बताने हैं। कैश बजट या एक्सपेंस बजट, नहीं ये यहाँ पे सही नहीं लग रहा। फ्लेक्सिबल बजट या मास्टर बजट, ये भी सही नहीं लग रहा। प्रोग्राम बजट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट, ये कुछ हद तक सेट बैठ रहा है। देखो आपको जो ऑपरेशन करने हैं, अब ऑपरेशन क्या क्या आपको करना है, आप उसको लेकर एक प्रोग्राम बनाएंगे कि क्या क्या आपको यहाँ पे काम करना है, और साथ ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है उस काम को करने के लिए। ओके, तो प्रोग्राम बजट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट, ये हमारे दो पार्ट बनेंगे ऑपरेटिंग बजट के। और इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारे पास बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए जी, यहाँ पे सवाल है, एज पर द ड्यू पॉइंट इक्वेशन फॉर आरओई अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो सबसे पहले तो आपको ड्यू पॉइंट इक्वेशन जो है रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो मालूम होनी चाहिए। तो आपकी इक्वेशन जो है वो कहती है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू फाइनेंशियल लीवरेज इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट मार्जिन विल इंक्रीज द आरओई, तो ये बिल्कुल ठीक है, ए वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो आपका आरओई भी बढ़ेगा। तो ए वाली गलत नहीं है, तो 3 और 4 तो यहाँ पे आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बी सी या डी आपको बताने कौन सी गलत है। इंक्रीज इन डेट टू एसेट रेशियो विल इंक्रीज द आरओई। तो डेट टू एसेट रेशियो तो देखो यहाँ पे पिक्चर में नहीं आती है, फाइनेंशियल लीवरेज से आप इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। फिलहाल इसे स्किप करके आगे देखते हैं। अ डिक्रीज इन रिटर्न ऑन एसेट्स विल डिक्रीज द आरओई। तो देखो आरओए अगर आपका डिक्रीज होगा तो आपकी आरओई भी डिक्रीज होगी। तो सी वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही हो जाती है, तो सी वाली भी गलत नहीं है। और ऐसी आपकी डी स्टेटमेंट है, इंक्रीज इन द एवरेज एसेट टर्नओवर विल इंक्रीज द आरओई। तो एवरेज एसेट टर्नओवर आपका सेल बाय एसेट ही हो जाएगा, और अगर ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका आरओई यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा जो ई वाली स्टेटमेंट है, इक्विटी मल्टीप्लायर अगर आप इंक्रीज करेंगे, दैट इज योर फाइनेंशियल लीवरेज को अगर आप इंक्रीज करेंगे, तो आपका आरओई भी इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। तो बी वाली स्टेटमेंट ही हमारी बचती है। डेट टू एसेट हमें नॉर्मली यहाँ पे देखने को भी नहीं मिलता इस इक्वेशन के अंदर, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी हैं, और यहाँ पे आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के टूल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है। और सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फिर पीवी रेशो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। सबसे आसान तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला लगता है, इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले तो मैं डी को ही 2 से मैच कर देता हूं। तो इट्स अप टू यू, आपको जो आसान लग रहा है आप उसकी मैचिंग कीजिए। तो डी और 2 तो ऑप्शन 2 में मैच हो रहा है, इसके अलावा और कोई ये मैचिंग नहीं मिल रही है। तो एक बार बाकी सभी को भी मिलाने की कोशिश कर लेते हैं। इसके अलावा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, तो सी 1 से मैच हो रहा है। पीवी रेशो की अगर हम बात करें, तो पीवी रेशो के अंदर आप सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस करते हो, तो 4 से मैच हो रहा है। बचा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो सेल्स इनटू पीवी रेशो में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दोगे, तो आपके यहाँ पे प्रॉफिट्स जो हैं वो यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। तो हमारी मैचिंग बिल्कुल सही बन गई ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल काफी आसान हो जाता है अगर आपको ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला फॉर्मूला पता है, या फिर कोई भी फॉर्मूला पता है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आसानी से करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, एन अनफेवरेबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इंडिकेट्स दैट। तो ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आप क्या कंपेयर करते हैं। इसके अंदर आप कंपेयर करते हैं कि ओवरहेड आपने अप्लाई कितने किए और आपके बजटेड ओवरहेड कितने थे। अब जो आपके ओवरहेड अप्लाई किए, इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर एक्चुअल प्रोडक्शन, और जो बजटेड ओवरहेड थे, इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर बजटेड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर आपकी बजटेड प्रोडक्शन ज्यादा थी और आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कम हो गई, तो ये आपका ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है अनफेवरेबल यहाँ पे हो सकता है। ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सीडेड द स्टैंडर्ड बजटेड अमाउंट, ऐसा नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हैज एक्सीडेड द स्टैंडर्ड बजट अमाउंट, तो वेरिएबल ओवरहेड के लिए तो वैसे ही नहीं यूज होता, ये फिक्स्ड ओवरहेड में यूज करते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। तो एक्चुअल प्रोडक्शन वाज लेस देन द नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट, तो हाँ हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है
बजट ज्यादा था, नॉर्मल लेवल ज्यादा था, तो उस केस में ये अनफेवरेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, वो आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। चलिए यहाँ पे सवाल है, which concept states that profits are normally recognized when the title to the goods passes to the customer, not necessarily when the money changes hand। तो आपने प्यारे दोस्तों सामान बेचा, लेट सपोज 2 लाख रुपए का, और ये सामान आपने बेचा 30 मार्च को। इसकी जो पेमेंट आपको मिली वो मिली 7 अप्रैल को। तो ये मार्च का रेवेन्यू है या अप्रैल का रेवेन्यू है, बताइए। ये 2 लाख जो रेवेन्यू है मार्च का है या अप्रैल का है? सर ये आपका मार्च का रेवेन्यू है। तो कैश चाहे बाद में लिया, हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, तो वी फॉलो दिस अक्रूवल बेसिस, और इसी के लिए आपका जो रेवेन्यू है मार्च में बुक कर लेते हैं। ऑप्शंस को भी देखते हैं एक बार। मैचिंग कंसेप्ट है, रियलाइजेशन है, प्रूडेंस है और मटीरियलिटी है। तो प्यारे दोस्तों एज पर दी रियलाइजेशन कंसेप्ट हम ये मानते हैं कि जब हमारा यहाँ पे सेल हो गया तभी हम उसे अपने रेवेन्यू में बुक कर लेते हैं, कैश की रियलाइजेशन हमें बाद में भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा जो मैचिंग कंसेप्ट है वो तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की मैचिंग की बात करता है। प्रूडेंस जो कंसेप्ट है वो लॉसेस और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करने की बात करता है। मटीरियलिटी बड़े बड़े मटीरियल अमाउंट्स को रिकॉग्नाइज करने की बात करता है। तो एलिमिनेशन भी करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बनेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में हमें कुछ कॉस्ट देखने को मिल रही हैं, और लिस्ट 2 में उनका मीनिंग देखने को मिल रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट है, और इनके मीनिंग से आपको इनकी मैचिंग करनी है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट अगर हम देखें, तो अगर आप फटाफट से ये आपके मीनिंग्स की तरफ नजर दौड़ाएंगे, चेंज इन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट, ये आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं है। टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मैनेजरियल डिसीजन, ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स ओन्ड एंड यूज्ड बाय द फर्म, ये आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो आपकी जो इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आप ए को 3 से मैच कर सकते हैं। और आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि आपका कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही होता है। तो कॉस्ट पर यूनिट में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। और ओवरऑल इंक्रीज का जो कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू बी दी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। संक कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, तो मैनेजरियल डिसीजन को ये अफेक्ट नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर में आपका ऐसे कुछ मैचिंग बननी चाहिए। और ये मैचिंग प्यारे दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वहां पे सीधी सीधी बन रही है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको दे रखी है। अब ये सवाल तो मुझे नहीं लगता कुछ डिटेल में जाना चाहिए इसको सिखाने के लिए। आपके एग्जामिनेशन में हमेशा कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिन सवालों का आंसर कोई भी नहीं दे सकता, और उनमें से ये एक सवाल है। इस सवाल में उन्होंने कोई रिसर्च पेपर को उठाया होगा या फिर कोई थीसिस को उठाया, उसमें से आपके 4 थिंकर्स के नाम लिखे और उनकी कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे उठाकर डाल दी। तो बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि इस फील्ड में अपना रिसर्च या पीएचडी कर रहे हैं, हो सकता है उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो। एक जनरल कैंडिडेट को इनके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। फार्मा और फ्रेंच का नाम तो शायद सबने सुना होगा, बट पीटर बसु और बांस का नाम तो शायद काफियों ने सुना भी नहीं होगा। तो ऐसा सवाल अभी मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया, मैंने हटाया नहीं यहां से, नहीं तो मैं डिलीट ही कर देता। डिलीट नहीं किया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपके एग्जामिनेशन में भी जब भी आप एग्जाम देंगे ऐसे कुछ सवाल आएंगे। इनसे घबराना नहीं है, आपका जो बेस्ट पॉसिबल गेस है वो आप इनका लगा सकते हैं। तो भी इस सवाल को हम स्किप कर रहे हैं। वैसे इसका जो आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर 2, जो कि ऑफिशियल आंसर की में आपको दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल है, कैश फ्लोज आर ग्रुप्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इंड एज 3 इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर कैटेगरीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन सी 3 कैटेगरीज होती हैं? यू ऑलरेडी नो, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। ये सवाल तो बहुत ही सीधा और बहुत ही सिंपल है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही इजी तरीके से आपने मार्क कर लिया होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। एक आपकी असर्शन है और दूसरी आपकी रीजन है। असर्शन में लिखा गया, IFRS एंड गैप आर टू अकाउंटिंग सिस्टम्स कंपीटिंग फॉर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। तो IFRS आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और गैप आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। जो आपके जो गैप हैं
ये आपके प्रीडोमिनेंटली यूएस के अंदर चलते हैं और आईएफआरएस आपकी बाकी अदर कंट्रीज के अंदर आपके चलते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में ये आपके ज्यादा चलते हैं। तो आईएफआरएस और गैप ये दोनों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं विच आर कंपीटिंग, इन दोनों का कंपटीशन चलता है, विच आर कंपीटिंग फॉर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। अब इन दोनों की एक्सेप्टेंस का कंपटीशन चल रहा है, यूएस वाले ज्यादा गैप को एक्सेप्टेंस देते हैं और बाकी देश वाले आईएफआरएस को ज्यादा एक्सेप्टेंस देते हैं। रीजन दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस आर इन कन्वर्जेंस विद बोथ आईएफआरएस एंड गैप। अब देखो जो हमने इंड एएस बनाए थे, हमारे जो इंड एएस थे वो जब हमने बनाए तो हमने क्या किया, हमने आईएफआरएस के साथ कन्वर्ज कर लिया। देखो हमने आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं किया, एज इट इज नहीं कॉपी कर लिया, हमने उन्हें पढ़ा, उसमें रेलेवेंट चेंजेस किए इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग और हम उनके साथ कन्वर्ज कर गए। तो इंड एएस आर कन्वर्ज्ड विद आईएफआरएस, गैप के साथ ये कन्वर्ज नहीं है, हमने आईएफआरएस के साथ इनकी कन्वर्जेंस यहाँ पे करी हुई है। तो इसीलिए आपका सेकंड वाला जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो गैप वाला पार्ट इन्होंने लिख दिया ये गड़बड़ है, ये गलत है। वन असर्शन वाला पार्ट सही है, रीजन वाला पार्ट गलत है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन यूजीसी नेट मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की और जानकारी के लिए हमारा जो ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है आप वो भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।